नमस्कार विद्यार्थियों। हम काव्य शास्त्र को लेकर के चल रहे थे और इसमें स्नातक के तीनों वर्षों के पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र में जो जो अंश हैं उन सभी को लेकर चर्चा हो रही थी और एक महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर के चल रहे थे और हम इसके 3 वीडियो पहले देख चुके हैं। आज हमारा इसका चौथा अंश है और 2 प्रमुख छंदों की चर्चा हमें करनी है, सवैया और कवित की। बहुत बार पूछे जाते हैं और मेरे हिसाब से प्रतियोगी परीक्षाओं का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिसके अंदर काव्य शास्त्र में इन दोनों छंदों में से कोई एक सवाल ना आया हो। अब मैं आपको बता दूं कि हम छंद के प्रकार की चर्चा कर रहे थे और प्रकारों में हमने मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक 3 प्रकारों की चर्चा की थी और उन्हीं श्रेणियों में हम अलग अलग उन छंदों की बात कर रहे हैं जो स्नातक के तृतीय वर्ष में सीधे सीधे पाठ्यक्रम के अंदर हैं। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी काम का है, क्योंकि यदि उनके काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आती है तो उस व्याख्या के अंदर छंद की चर्चा आपको भाषा कार्य में यानी विशेष में करनी पड़ती है, तो आप इससे संबंधित कर सकते हैं। आज हमारे जो 2 अंतिम छंद हैं ये स्नातक के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सीधे सीधे हैं। इसके बाद हम उन छंदों को लेकर के भी चलेंगे जो सीधे पाठ्यक्रम में न होते हुए भी विशेष लिखने में हमारे काम आने वाले हैं। तो आइए लेकर के चलते हैं हम कविता और सवैया को। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सवैया की। तो मैं आपको बता दूं कि ये मुक्त, वार्णिक, व्रत 3 नाम इसके मिलेंगे। ये मुक्तक है, पहली बात। मुक्तक होने के साथ वार्णिक है क्योंकि वर्णों की गणना। मुक्तक क्यों कहा ये भी बता दूंगा मैं आपको। और व्रत है। मैंने आपको चर्चा की थी कि व्रत वहां होता है जहां समस्त चरणों में बराबर बराबर वर्ण या मात्राएं होती है, ठीक है। और मुक्त वार्णिक क्यों कहा मैंने इसको, क्योंकि इसमें 22 से लेकर के और 26 तक वर्ण इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी सवैये में वर्णों की संख्या कुल 22 हो सकती है, किसी में 23, 24, 25 और 26 तक जो है इसमें चर्चा होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम छंद परिचय पढ़ रहे थे तब हमने चर्चा की थी कि यदि संख्या 26 या 26 से ज्यादा चली जाती है, चाहे वो वर्णों की संख्या हो चाहे वो मात्राओं की संख्या हो, तो वो किस श्रेणी में आता है? दंडक श्रेणी में आ जाता है। तो इन चीजों को, इन सभी बातों को दृष्टिगत आपको रखना पड़ेगा कि ये मुक्त वार्णिक है, व्रत है और इसमें वर्णों की संख्या गिनी जाएगी जो कि 22 से लेकर के 26 तक हो सकती है। अब इसके प्रकारों की चर्चा करते हैं कि किस सवैये में कितने वर्णों की संख्या हम गिनते हैं। सबसे पहले लेकर के चलते हैं मदिरा सवैया। परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला सवैया है ये और समस्त सवैयों में सबसे आसान भी है। इस सवैये में आपको 22 वर्ण, कुल गिनती आपको 22 मिलेगी। आप वर्ण गिन सकते हैं 1 2 3 4, सामने सामने जो वर्ण लिखे हुए हैं उन्हीं की संख्या आपको गिननी है, ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें 22 वर्णों का क्रम किस युति में, वो ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे 11 तरह के सवैये होते हैं। किसमें कितने वर्णों की संख्या वो आपको याद रखनी ही है। साथ में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उन सवैयों के, ये वर्णों की संख्या के साथ साथ उन वर्णों का क्रम किस युति में आता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें वर्णों के क्रम की युति में यदि अपन ध्यान रखें तो 7 भगण और साथ में एक गुरु। और गुरु का मैंने आपको मात्रा लगाने का चिन्ह बताया था, बिल्कुल एस जैसा दिखता है, जिसे हम 2 गिनते हैं। इस संख्या को हम 2 गिनेंगे तो युति ये मिलेगी आपको, 7 बार भगण मिलेगा। और भगण का निशान किस तरह से होता है? 3 गण या माता राज भा न स, तो भा न और स, यानी इस प्रकार का क्रम। एक गुरु और लघु लघु, यानी गुरु लघु लघु, 3 वर्ण मिलकर के एक गण का निर्माण करते हैं और उन
उस गण को हम भगण कहेंगे, जिसमें प्रथम वर्ण गुरु होगा और द्वितीय और तृतीय वर्ण जो है वो 2 बार लघु लघु आएंगे। अब इसके साथ जो 7 बार ऐसा क्रम चलेगा, यानी ये निशान आपका 7 बार आने वाला है, यानी 7 या 21। साथ में एक बार गुरु, अंतिम जो वर्ण होगा उस पर मात्रा आपकी गुरु लगेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 7 बार भगण आया और भगण का जो गण चिन्ह है वो गुरु लघु लघु इस प्रकार से होगा, और 7 बार आने के बाद जो अंतिम वर्ण होगा वो आपका गुरु होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए दूसरा इससे मिलता जुलता, उसके बाद अपन उदाहरण की चर्चा करते हैं। काफी मिलता जुलता है और गलती की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए हम मालती सवई की इसके साथ साथ चर्चा करते हैं। मालती सवैया का ही दूसरा नाम है मत्तगयंद। मत्तगयंद सवैया भी कहा जाता है इसे, और मालती सवैया भी कहा जाता है। कुल मिला के 23 वर्णों की संख्या कितनी? 23। और युति किस प्रकार मिलेगी? 7 भगण, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, लेकिन साथ में गुरु कितने? 2। यह 7 या 21 यहां पर, और 22 और 23 यानी 2 गुरु। गिन लीजिए, आप गिनेंगे तो 7 बार भगण, यानी कि 7 को 3 से गुणा कर दीजिए, 7 या 21, और साथ में आपको 2 वर्ण ऐसे मिलेंगे जिन पर गुरु की मात्रा लगी होगी, यानी कि इनको आप 2 गिनेंगे, 21 और 2 कुल मिला के कितने हो गए? 23। इनमें गलती की संभावना रहती है क्योंकि हम अधिकतर विद्यार्थी जल्दी में क्या करते हैं, उदाहरण को देखते हैं और उदाहरण पर मात्राएं लगाना शुरू कर देते हैं, और मात्राएं लगाने के साथ साथ गणों को गिनना शुरू कर देते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आते ही विद्यार्थी वहां रुक जाता है और वो ये गणना करना भूल जाता है कि उसके साथ में 1 गुरु लग रहा है या 2 गुरु लग रहे हैं, क्योंकि एक वर्ण इधर से उधर होते ही सवैये का नाम परिवर्तित हो रहा है। यहां पर आपको बहुत सावधानी से देखना है कि अंतिम जो वर्ण है वो किस प्रकार आ रहा है, 1 गुरु आ रहा है या 2 गुरु। अब आप भगण में तो अपने को बताइए, अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो आपको देखने की तो आप देखिए भगण गिनना शुरू करेंगे और एंड में आप देख रहे हैं कि भगण के एंड में 2 बार लघु आता है ना। और यदि हमें मदिरा का डाउट है और ऑप्शन में ऐसे वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने आया है और मालती और मतगेंद मालती और मदिरा दोनों ही आपके ऑप्शन में है, तो आप सीधा सीधा अंत में देख लीजिए, अगर 1 गुरु है तो मदिरा और 2 गुरु है तो मालती है मतगेंद। ठीक है, ये बहुत जल्दबाजी की स्थिति में है, ये मैं आपको राय नहीं देती ऐसा करने का, लेकिन फिर भी यदि ऑप्शन में आपके 2 ही है तो हम ऐसा चांस ले सकते हैं, बाकी बहुत रिस्की है। आगे चलते हैं दुर्मिल सवैये की ओर। मैं आपको बता दूं, ये उन 4 भेदों को हम लेकर के चल रहे हैं जो स्नातक या तृतीय वर्ष के सीधे कोर्स में। इसमें 24 वर्ण देखने को मिलते हैं और उन वर्णों की युति 8 सगण। सगण कैसे होता है देख लीजिए, 8 बार होगा, स ल और गा, यहां भगन था, और भा न और स इस तरीके से चल रहा था। इस सूत्र को याद रखिए आप। बस सारे गणों की गणना सिर्फ एक लाइन से हो जाएगी, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस पंक्ति को आप याद रखिए और जो भी आपका गण आता है वहां से आगे आगे पढ़ना शुरू कीजिए, उससे पहले की पंक्ति को आप भूल जाइए, और जिस भी गण का नाम आपके सामने आता है उस गण से आगे आपको गणना करनी शुरू कर देनी। जैसे भ आया तो सीधा ही मैंने भानस गिना था, और जैसे अगर इसके अंदर सगण आया है तो सीधा ही सलगा गिना। यहां ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं,
और इसके अंदर कोई नियम काम नहीं करता कि 8 सगण हैं तो 8 तिया 24, सीधी सीधी बात, 3 तो ये है ही और 3 को हमने 8 से गुणा कर दी, कुल मिला के 24। अब देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक और जिसमें 24 वर्ण होते हैं परंतु वो दुर्मिल नहीं है, इसलिए मैंने इसको साथ में लिया, किरीट सवैया। बिल्कुल मिलता जुलता है, देख लीजिए। ये आज हम उन्हीं चीजों को लेकर के आए हैं जिनमें आपस में गलती करने की संभावना रहती है। इसमें बिल्कुल 24 वर्ण और यहां भी 8 संख्या, गणों की संख्या 8 ही है ना, और 8 के साथ क्या है, भगण। अब देखिए आप इसमें और इसमें भी गलती कर सकते हैं और इसमें भी गलती कर सकते हैं, तो यहीं पर आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप 8 गण तो गिन रहे हैं, और वो गण कौन से गिन रहे हैं, आप सगण को गिन रहे हैं या भगण को गिन रहे हैं, बस यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों में 24-24 है, सिर्फ वर्ण गिन करके काम चलाएंगे, और यदि ऑप्शन में सिर्फ सवैया ही है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सवैया छंद आपने सीधा सीधा बता दिया। लेकिन यदि आपको अतिरिक्त अंक चाहिए तो आपको उत्तर को कुछ विशेषता प्रदान करनी पड़ेगी, कुछ विशेष लिखना पड़ेगा, और वो विशेष यहीं पर क्लियर होगा कि आपने सवैया तो गिना है, 24 वर्ण भी गिन लिए हैं, लेकिन आप कौन सा सवैया बताने जा रहे हैं, दुर्मिल है या किरीट है, तो आपको एक ही चीज ध्यान में देनी पड़ेगी कि वो गण कौन सा है, सगण है या भगण है। यदि वो सगण है तो यहां पर आपका दुर्मिल सवैया चल रहा है, और यदि वो भगण है तो यहां पर आपका किरीट सवैया चलेगा। इतनी ही बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, सिर्फ वर्णों को गिन करके आप निश्चिंत नहीं हो सकते, वर्णों को गिनने के अलावा आपको ये भी गिनना पड़ेगा कि यहां पर गण कौन सा चल रहा है ना। दूसरा, यहां 8 भगण देखते ही आप 7 तक गिनते हैं और 7 के बाद गिनना छोड़ देते हैं, एक गुरु देखना रह जाता है आपका, और आप सीधा मदिरा सवैया लिख देते हैं, तो भी आपकी गलती होगी, क्योंकि यहां पर 7 से आगे यदि 3 वर्ण हो रहे हैं तो कुछ और अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो मदिरा तो नहीं है, सीधी सीधी बात है, वो सीधा किरीट या दुर्मिल में से कोई एक है। और यदि भगण गिन लिया तो आपका किरीट, और यदि सगण गिन लिया तो आपका दुर्मिल सवैया। ये बारीकियां हैं, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो इनमें गलतियों से आप बच सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं कोई एक आध उदाहरण भी आपको साथ में बताना चाहती थी, मालती सवैया का बता देती हूँ, आपने सुनी होगी। देखी भी हाल भी वाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए न ते किते दिन खोए। ये कृष्ण की पंक्तियां हैं सुदामा के लिए, और नरोत्तम स्वामी द्वारा लिखित है। तो जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा पहुंचते हैं और उनके पैर देखते हैं और पैरों में कांटों के जाल लगे हुए देखते हैं, तो आगे की बड़ी मार्मिक सी पंक्ति उन्होंने अंतिम लिखी है कि हाय महादुख पायो सखा, तुम आए नहीं थे किते दिन खोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग दो। यानी जो पानी की परात उन्होंने भर करके मंगाई थी उनके पैरों के प्रक्षालन के लिए, उसको हाथ भी नहीं लगाया, और नेत्रों के जल से ही उन्होंने उनके पैरों का प्रक्षालन कर दिया। तो पंक्तियां मालती सवैये की है, और मालती की पहचान आप कर लेंगे। देखिए, देखी भी हाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ठीक है, अब आप वर्णों की गणना कर लीजिए। हमें 23 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सीधा सीधा आपने 23 गिन लिया, और 23 गिनते ही आपके दिमाग में फटक से उत्तर आ जाना चाहिए कि या तो ये मदिरा है या ये मालती है। और जब ऐसा डाउट आए तो सीधा आप गण लगा के देखिए कि 7 भगण के बाद 2 वर्ण बचते हैं या 1 वर्ण बच जाता है। यदि 2 वर्ण बच रहे हैं तो मालती है, और 1 वर्ण बच रहा है तो मदिरा है। ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। आपने वर्ण गिने और गिनते ही अंतिम आप 7 लगाइए। 7 7 7 लगाने के बाद फिर आप देखिए कि अंतिम कितने वर्ण बच रहे हैं। आगे चलते हैं कवित्व की ओर। इन सभी के उदाहरण की चर्चा हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप अपनी स्वेच्छा से जो आपको बड़ा आसान सा लगता है उसे छांट लीजिए जो आपके पाठ्यक्रम में अंदर है। और यदि व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह की चर्चा होगी
उदाहरणों को लेकर के, तो हम एक्स्ट्रा उदाहरण भी आपके साथ साथ पीडीएफ बना करके मैं डाल दूंगी। अब चलते हैं कवित सवैये की ओर। ये भी मैं आपको बता दूं, वार्णिक मुक्तक मिलेगा और आपको 31, 31 से शुरू हो जाएंगे वर्ण, 31, 32, 33, इस प्रकार इसके वर्णों का क्रम चलेगा। कैसे? 2 प्रकार के जो कवित हैं वो स्नातक के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हैं और उन दोनों की ही चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। और सामान्यतः उन 2 को ही पूछा जा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और स्नातक के तृतीय वर्ष में भी। पहला है मनहरण कवित। आपको कहीं कहीं इसका नाम देवघनाक्षरी मिलेगा, कहीं घनाक्षरी मिलेगा और कहीं देवघनाक्षरी मिलेगा, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एक ही छंद का नाम है। सामान्यतः पाठ्यक्रम में जो हमारे है वो मनहरण कवित नाम से है। 31 वर्ण शुरू यहीं से हो रहा है, इसलिए 31, यानी 31 या 31 से ज्यादा, है ना। जैसे 31 आप वर्ण गिन लें, अंदाजा लगा लीजिए कि कवित्त है। अब कवित्त में कौन सा, जैसे ही आप वर्ण गिनते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा कहां पर यति लग रही है। 31 वर्ण और इसमें यति लगती है 8, 8, 8 और 7 पे। अब अगर हम मोटे रूप में गिने तो 8 और 8 जोड़िए आप, कितने हुए 16, और 8 और 7 जोड़िए कितने हुए 15। तो हम लिख सकते हैं 16 और 15 पर यति। बिल्कुल गणित के तरीके से काम करता है काव्य शास्त्र। तो अगर गणितीय तार्किक बुद्धि आप लगाएंगे तो इन्हें याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। 31 वर्ण है और 16 और 15 पर आपको यति, यति मैंने आपको बताया था, यति का मतलब है ठहराव, जहां थोड़े समय के लिए रुका जाए उसे हम यति कहेंगे। एक और इसका साथ में गुण मिलेगा या विशेषता मिलेगी, वह है कि अंत में आपको गुरु और लघु का संयोजन नहीं मिलेगा। नहीं, ये याद रखिए, अधिकतर बच्चे गुरु लघु संयोजन तो याद रखते हैं लेकिन ये नहीं लगता है इसके अंदर, इसको याद करना भूल जाते हैं। इसके अंत में इसकी बहुत अच्छी पहचान करने का तरीका है, अंतिम वर्ण को आप देख लीजिए, अंत में आपको गुरु लघु यानी एस और आई, जिसको हम कहते हैं 2 और 1 की मात्रा का संयोजन आपको नहीं मिलेगा। इसी का एक दूसरा भेद है रूप घनाक्षरी कवित। बस एक वर्ण बढ़ा दीजिए, 32 वर्ण। जब 32 वर्ण है तो आप मान के चल सकते हैं कि कहां कहां पर यति आएगी, 8, 8, 8 और 8 गिन लीजिए, 8 चौक 32, 16 और 16 कुल मिलाकर होकर 32 वर्ण। यानी 2 जगह यति लग रही है, एक 16 पर, दूसरी बार वापस 16 पर, और इनके अंदर बीच बीच में 8, 8 पर भी यति लगती चली जाएगी। तो आपको जैसे ही 8 पर चौथा वाला आप गिनने लगोगे ना, 3, 8 तक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कवित है। और जैसे ही चौथी बार गिनने लगोगे और 7 पे रुक जाता है तो मान लीजिए ये घनाक्षरी या देव घनाक्षरी हो गया। और यदि 7 से एक वर्ण अधिक यानी 8वें पर आ जाता है तो रूप घनाक्षरी कहा जाए। यदि समझ में आ जाए तो ये चीज बहुत ही आसान है, और समझ में नहीं आ पाए तो उसको उदाहरणों में ही उलझ करके रह जाओगे। और उदाहरणों के माध्यम से यदि आप छंद को पकड़ने की कोशिश करोगे तो उदाहरणों में एक मात्रा इधर से उधर हुई, एक वर्ण इधर से उधर हुआ और आपके कवित से सवैया और सवैया से कवित सब मिक्स हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप पहले गुणों और विशेषता यानी नियम को देखिए और नियम के आधार पर आपको उदाहरणों को याद करना पड़ेगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। इसके उदाहरणों को देखिए, सिर्फ बात समझ आने से काम नहीं चलेगा, आपको इन उत्तरों को कोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और उदाहरणों को साथ में याद भी करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।